अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल पे आने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर मेरा FA1 के हवाले से है। आज मैं FA1 आप लोगों को स्टार्ट करवा रहा हूँ और इंशाल्लाह हर एक एक लेक्चर इस YouTube चैनल पे अपलोड होगा और आप लोगों को पूरा कंप्लीट कोर्स FA1 का यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। आप लोगों को BBP किट, कैप्लान किट और आप लोगों को इसके साथ साथ स्टडी हब मटेरियल, आप लोगों को मॉक्स, टेस्ट, असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ इस यूट्यूब चैनल के जरिए करवाए जाएंगे। 50 MCQs होते हैं। 50 MCQs में से अगर कोई 25 MCQs ठीक कर लेता है तो मतलब उसके 50 मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि हर MCQs 2 मार्क्स कैरी करता है। तो इस हवाले से बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, मैं आप लोग को एक बताऊंगा कि आप लोगों की जो अकाउंटिंग है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और अकाउंटिंग की नीड क्यों है। देखिए, जब तक आप लोगों को वाई का आंसर नहीं मिलेगा ना, वाई का क्यों अकाउंटिंग क्यों हम पढ़ते हैं, अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एनालिसिस करते हैं किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की और या आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग में जो है ना आप लोग के पास फिर क्या आ जाता है, देखें अकाउंटिंग आप लोग क्यों करते हैं, ये एक जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब वाई पे आते हैं कि क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं कि अकाउंटिंग जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखें किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, इकोनॉमिक रिसोर्स को एनालिसिस करना, उसको रिकॉर्ड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखें बड़ी ट्रांजेक्शन जो होती हैं उसमें जो है ना आपको जो है ना चीजें कैलकुलेट करनी होती है। आपको जो है ना जो आपके शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने आपको हायर किया होता है, उनको जो है ना आपको एक बहुत जो है ना बेस्ट अमाउंट में ट्रांजेक्शन्स को जो है ना एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिख के उनको प्रेजेंट करते हैं, उनको समझाते हैं। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अकाउंटिंग। अगर किसी को अकाउंटिंग नहीं आती ना, किसी भी बिजनेस में अकाउंटिंग का इस्तेमाल नहीं है ना, तो वो बिजनेस रन ही नहीं कर सकता, वो चल ही नहीं सकता। ठीक है ना। देखें, अकाउंटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ताकि देखें अकाउंटेंट्स ही प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, हर प्रॉफिट जो है ना प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किस लिए काम करता है, वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। ठीक है ना, वो मनी के लिए काम करता है। अगर उसको प्रॉफिट ही कैलकुलेट करके नहीं दिया जा रहा तो फिर उसका बिजनेस करने का फायदा ही कोई नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ना मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, अकाउंटिंग के कुछ हेड्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अकाउंटिंग आप लोगों ने समझ लिया, अब अकाउंटिंग की कुछ हेड्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी से अकाउंटिंग की हेड्स की समझ आ जाए। ठीक है ना। वो अकाउंटिंग की हेड्स जो है ना वो क्या है, देखिए वो आपके पास एक एसेट है, एक आपके पास लाइबिलिटी है, एक इनकम है, एक आपके पास एक्सपेंस है और एक आपके पास क्या है, और इक्विटी। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अकाउंटिंग हेड्स हैं। अब ये अकाउंटिंग हेड्स जो है ना ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, देखें ये इसके बगैर जो है ना आप लोग अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते, किसी बिजनेस को आप एनालिसिस किसी बिजनेस की कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको जो बिजनेस है ना ये इन हेड्स के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। ठीक है ना, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा, फिर उसके बाद डिफिनेशंस पे आएंगे, फिर एक एक करके तमाम अकाउंटिंग हेड्स की डिफिनेशन करेंगे। जो देखें सबसे पहले जो है ना मैं आप लोगों को डिफिनेशन एग्जांपल के जरिए मैं आप लोगों को समझाता हूं कि अकाउंटिंग हेड्स क्या है। देखें, आप मिस्टर ए समझ लें, मिस्टर ए ने या आपने इरादा किया कि मैंने अपना एक बिजनेस रन करना है, मैंने अपना एक स्टार्टअप लेना है। ठीक है, अब स्टार्टअप के लिए आपने इवेल्युएट किया, आपने जो है ना कैलकुलेट किया कि आपको जो है 15 लाख की जरूरत है। अब 15 लाख की जरूरत है, आपके घर में जो पड़े वो आपके घर में 12 लाख पड़े, आपको जरूरत 15 लाख की है। अब आपने क्या करना है, देखें आपने क्या करना है, आपने 15 लाख तो ढूंढने, बिजनेस तो आपने शुरू करना है, बट 12 लाख आप घर से लेके आए। ठीक है, और आपने किसी दोस्त से 3 लाख उधार लिया। अब 3 लाख आपने दोस्त से उधार लिया और 12 लाख आप घर से लेके आए। ठीक है ना, आपने जो है ना बिजनेस में कितना रखा, बिजनेस में आपने सारा 15 लाख रखा। ठीक है ना, क्योंकि 12 लाख आपके थे और 3 लाख आपके दोस्त के थे। आपने दोस्त से उधार लिया और वो 15 लाख आपने बिजनेस में रखा। ठीक है ना, और बिजनेस आप किस लिए चला रहे हैं, ताकि आप प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, क्या कमा सकें, आप प्रॉफिट कमा सकें। देखें मेरी बातों पे आप लोगों ने क्या करना है, गौर करना है। ठीक है ना, तो देखें आप बिजनेस किस लिए करते हैं, आप बिजनेस इसलिए करते हैं ताकि आप प्रॉफिट कमा सके। ठीक है ना, अब आपने क्या किया, आपने जो है ना 12 लाख आपके, 3 लाख आपके दोस्त के, और आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, दोस्त से आपने उधार लिया। ठीक है, याद रखें उधार लिया आपने, दोस्त का कोई स्टेक नहीं है आपके बिजनेस में, आपने उधार लिया दोस्त से। आपने कहा मुझे दे दे, मैं कुछ अरसे बाद आपको वापस लौटा दूंगा। तो आपने क्या किया, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 15 लाख। अब वो 15 लाख जो है ना आपके बिजनेस में पड़ा हुआ है। ठीक है, और
वो बिजनेस आप चला किस ले रहे हैं, ताकि आप प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। अब उस 15 लाख में से आपने क्या किया, एक बिल्डिंग लिया रेंट का, ताकि उसमें आप फिर क्या करें, अपने बिजनेस को चलाएं, ठीक है ना, एक बिल्डिंग रेंट का लिया। अब देखें, ये तमाम चीजें जो बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड थी, आपने वो तमाम फुलफिल कर ली, ठीक है ना, आपने तमाम फुलफिल कर ली, आपने जो है ना पैसे भी लेके आ गए, आप बिल्डिंग भी ले लिया आपने, आपने जो है ना काम भी शुरू कर दिया, और आप जो है ना आप क्या चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिट आए, ठीक है ना। अब मैं आप देखें, आपने एग्जांपल को समझ लिया। अब ये तमाम चीजें मैं आपको अकाउंटिंग हेड्स को बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से अकाउंटिंग हेड्स यूज हुए हैं, ठीक है ना। अब आप जो 12 लाख घर से लेके आए उसको आप कहते हैं कैपिटल, जी बिल्कुल, कैपिटल। वो 12 लाख जो आप घर से लेके आए वो कैपिटल। 3 लाख जो आपने दोस्त से उधार लिया वो लाइबिलिटी, जी वो लाइबिलिटी। 3 लाख आपने दोस्त से उधार लिया वो लाइबिलिटी। 12 लाख आप घर से लेके आए वो कैपिटल। और इसके अलावा जो आपने बिजनेस में टोटल कितना कितना इन्वेस्ट किया, 15 लाख, वो 15 लाख जो आपका बिजनेस में इस वक्त पड़ा हुआ है वो क्या है, वो आपका एसेट है, वो आपका एसेट है। और आप बिजनेस जो चला रहे हैं उसके लिए आपने बिल्डिंग रेंट पे ली, वो रेंट जो है ना वो आपका एक्सपेंस है, बिल्कुल वो आपका एक्सपेंस है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक्सपेंस है, ठीक है ना। और आप जिस चीज के लिए सारा बिजनेस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट क्या है आपके पास, जी बिल्कुल, प्रॉफिट आपके पास इनकम है। तो ये तमाम जो है ना मैंने एक एग्जांपल के जरिए आपको अकाउंटिंग हेड्स समझा दिए हैं। अब देखें एक एक करके इनकी क्या पढ़ते हैं, इनकी हम जो है ना क्या करते हैं, इनकी हम जो है ना डिफिनेशंस पढ़ते हैं, डिफिनेशंस के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। देखें, एसेट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर इसमें से एक भी पूरी नहीं होती तो उसको आप एसेट नहीं कहेंगे। एन एसेट इज ए प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। आपके देखें इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है, यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी समझने की आपको बहुत जरूरत है। इकोनॉमिक रिसोर्स उस रिसोर्स को कहते हैं जिसको हम इनपुट के तौर पे यूज करके कोई प्रोडक्ट या आउटपुट बना लेते हैं और उसको हम बिजनेस के इन्वेंट्री के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको इकोनॉमिक रिसोर्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, विच द बिजनेस कंट्रोल एज ए रिजल्ट ऑफ ए पास्ट इवेंट, ठीक है ना। अब जो आपके पास एसेट होता है वो किसी पास्ट इवेंट की वजह से होता है, ठीक है, और वो बिजनेस जो है ना उस एसेट को कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब कि बिजनेस उस एसेट को ओन कर रहा होता है। अगर वो ओन नहीं कर रहा, कंट्रोल नहीं कर रहा बिजनेस उस एसेट को, तो वो एसेट है ही नहीं जनाबे वाला, वो बिल्कुल बिल्कुल वो एसेट नहीं है। जो चीज भी आपके कंट्रोल में ना हो उसको आप एसेट कह ही नहीं सकते, वो बिजनेस का एसेट नहीं है। वो लाइबिलिटी हो सकता है, वो कोई और चीज हो सकती है, वो एसेट नहीं है। इट इज यूज टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर ए बिजनेस, जी। और ये जरूरी है कि जो चीज आपने, जिस चीज को आप एसेट कह रहे हैं वो फ्यूचर में आपको प्रोबेबिलिटी हो कि वो फ्यूचर में आपको फायदा भी देगा। तो ये एसेट की डिफिनेशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे, तो उसको ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी फुलफिल करता है हम उसको एसेट डिक्लेयर करेंगे, बिल्कुल। लाइबिलिटी, अब देखें लाइबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आपकी प्रेजेंट जिम्मेदारी है, मौजूदा जिम्मेदारी है कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, आपने कोई इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करनी है। आपने जो दोस्त से 3 लाख उधार लिया था वो आज आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जनाब वाला, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है। और फ्यूचर में आपने जो है ना वो 3 लाख उनको वापस करना है, तो वो 3 लाख क्या आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, तो वो लाइबिलिटी का एक पॉइंट फुलफिल कर रहा है। ए रिजल्ट ऑफ ए पास्ट इवेंट, बिल्कुल पास्ट इवेंट की वजह से, बिजनेस शुरू करने से पहले आपने उधार लिया था तो वो पास्ट इवेंट की वजह से। दिस कुड बी बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट, देखें ये ओवरड्राफ्ट लोन भी हो सकता है, जैसे आपने 2 से 3 लाख लिया, ये बैंक लोन भी हो सकता है, बैंक से आप पैसे लेते हैं उधार पे, बैंक 10% आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने बिजनेस जो आपने लौटाना है वापस करना है, ठीक है। 3 लाख मैंने फॉर एग्जांपल बैंक से लिए और उस पर 10% का इंटरेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो 10% का इंटरेस्ट प्लस और जो प्रिंसिपल 3 लाख मैंने लिए वो दोनों जो है ना मेरी लाइबिलिटी होंगी। कैपिटल को देखते हैं, कैपिटल जो है ना इज द अमाउंट ड्यू टू ओनर। देखें कैपिटल क्या कहते हैं, जो ओनर की वजह से बिजनेस में पैसे आए उसे कैपिटल कहते हैं। घर से उठा के जो वो पैसे बिजनेस में डाल रहा होता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कैपिटल कहते हैं। इनकम क्या है, देखें इनकम अराइजेस थ्रू इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, बिल्कुल जनाबे वाला ये आपके एसेट को इंक्रीज करता है। और देखें अगर आपके पास प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से आपके पास कैश आता है, कैश क्या है, एक एसेट है, एसेट को इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज किससे कर रहा है, लाइबिलिटी को। आपके पास कैश आया, कैश आपने क्या किया, आपने लेबर को दिया, लेबर का जो एक्सपेंस था वो चला गया, तो मतलब कि जो लेबर का आपके ऊपर उधार था या जो आपका दोस्त था जिससे आपने 3 लाख लिए थे, अगर उसका आपके ऊपर उधार है और आपके पास प्रॉफिट आ जाता है, आप उसमें से 3 लाख उठा के अपने दोस्त को दे देते हैं और आपका लाइबिलिटी खत्म, आपकी लाइबिलिटी खत्म। तो वो क्या है, वो आपके पास एक इनकम है, ठीक है ना। अब देखें दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी, ये इक्विटी को भी इंक्रीज कर रहा होता है। अब ये एक जो है ना आपके आप आगे पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, जब आपके पास इनकम आ रही होती है, इनको आपको आप कैसे ट्रीट करते हैं उसको आप जो है ना
देखिए प्रॉफिट जो है ना एक इनकम है। जब कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा होता है ना, तो वो प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जाता है, और रिटेन अर्निंग इक्विटी का एक पार्ट है। जब वो रिटेन अर्निंग में जाता है तो इसका मतलब ये है कि रिटेन अर्निंग ज्यादा हो रही है, इक्विटी ज्यादा हो रही है। तो ये पॉइंट जो है ना आप आगे पढ़ेंगे। अच्छा, increase is also regarded as inflow increase in economic benefit during an accounting period। बिल्कुल जनाबे वाला, अगर प्रॉफिट आ रही होती है तो आपको पता है कि वो क्या करेगा, आपके बेनिफिट को इंक्रीज करेगा। और अकाउंटिंग पीरियड किसे कहते हैं? देखिए अकाउंटिंग पीरियड कोई भी बिजनेस के 12 महीने जब पूरे होते हैं तो उसे अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, जिसके एंड पे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनती है, उसको क्या कहते हैं? इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस हम आगे पढ़ेंगे। एक्सपेंस, देखें एक्सपेंस किसे कहते हैं? देखें एक्सपेंस वो होता है जो आपके एसेट को डिक्रीज करता है। बिल्कुल जनाब वाला, मैंने रेंट पे बिल्डिंग ली, जो मेरे 15 लाख पड़े थे बिजनेस में, उसमें से मैंने उठा के रेंट दे दिया, तो मेरा एसेट डिक्रीज हुआ। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, बिल्कुल मैंने उनको कहा कि मैं रेंट इस मंथ नहीं दे सकता, अगले मंथ दूंगा, तो वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी हुई, तो उसको इंक्रीज करता है। दैट डिक्रीज इन इक्विटी, इक्विटी को भी डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है ना। एक्सपेंसेस आर रिसोर्सेज एंड यूज्ड अप ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड टू हेल्प द बिजनेस जनरेट रेवेन्यू। बिल्कुल जनाब वाला, एक्सपेंसेस वो चीज है जो, देखें कोई भी अमाउंट या कोई भी खर्चा अगर हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम जो है ना रेवेन्यू जनरेट करें, तो उसे बिल्कुल एक्सपेंस कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना हमारी अकाउंटिंग की जो हेड्स हैं और अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो एंड होती है। अगले लेक्चर में जनाब वाला मैं आपको FA1 की कैपलान BBP की बुक से मैं आपको चीजें पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, और इंशाल्लाह को नोट्स भी दूंगा। हर लेक्चर के मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा, और मॉक्स भी करवाऊंगा मैं आप लोगों को, और मॉक्स के साथ साथ मैं आप लोगों को BBP कैपलान बुक्स भी करवाऊंगा, मैं आप लोगों को स्टडी हब की मटेरियल भी करवाऊंगा, मैं आप लोगों को मॉक्स पास पेपर MCQs और तमाम चीजें मैं आप लोगों को करवाऊंगा। मतलब कि आप लोगों को मैं पेपर के लिए फुली प्रिपेयर्ड करूंगा। इंशाल्लाह आप लोग हाईएस्ट मार्क्स अचीव करेंगे अगर अगर आप लोग मेरे साथ जो है ना चलेंगे, और मैं जो आप लोगों को कहूंगा आप वो करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत हाईएस्ट मार्क्स अचीव करेंगे। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग जो है ना इस लेक्चर से फायदा उठाएंगे, और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में मिलेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, इन दो स्टेटमेंट को डिटेल से जनाब डिटेल से हम जो है ना इसको डिस्कस करेंगे, और एक एक चीज को समझेंगे, क्योंकि ये हमारी बुनियाद है। जब तक हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी, ऊपर इमारत जितनी भी बड़ी खड़ी कर दें तो उसका कोई फायदा नहीं है।